आज की पड़ताल में स्वागत है। हम रुख कर रहे हैं सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में अल मदीना क्षेत्र के एक ऐतिहासिक नखलिस्तान अल उला का। हाँ, अल उला काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल, और यहीं पर है मदाइन साले का पुरातात्विक स्थल। इसे प्राचीन काल में हेग्रा कहा जाता था। सही, और ये नबातियन साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, मतलब जॉर्डन के पेट्रा के ठीक बाद। हाँ, पेट्रा तो खैर अद्भुत है ही। और एक और खास बात, मदाइन साले सऊदी अरब का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जी, 2008 में इसे दर्जा मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मिशन है इस प्राचीन शहर के इतिहास, इसकी जो अनोखी वास्तुकला है और आज इसका क्या महत्व है, इसे समझना। चलिए इस रेगिस्तानी खजाने की कहानी में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। हेग्रा, जिसका जिक्र कुरान में हिज्र नाम से भी मिलता है, ये करीब पहली सदी ईसा पूर्व में बसाया गया था। और ये नबादियन साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब वही लोग, वही कुशल अरब व्यापारी और इंजीनियर जिन्होंने पेट्रा जैसा शहर बनाया। बिल्कुल, वो लोग वास्तुकला और व्यापार दोनों में माहिर थे। और ये शहर उस जमाने की एक बहुत ही अहम धूप यानी जो खुशबूदार राल होती है उसके व्यापार मार्ग पर था। हाँ, इंसेंस रूट जिसे कहते हैं। हाँ, इंसेंस रूट। तो ये उस रास्ते पर एक दक्षिणी चौकी जैसा था जो दक्षिणी अरब को मिस्र, सीरिया और भूमध्य सागर से जोड़ता था। बिल्कुल, और इसी वजह से ये शहर इतना फला फूला। अब देखिए, इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात है वो बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानें। हाँ, वो तस्वीरें तो देखी है मैंने, कमाल की लगती हैं। उनमें 110 से ज्यादा मकबरे तराशे गए। आप सोचिए, 110, और उनकी बारीक नक्काशी। उफ, वो नबातियन कारीगरों के हुनर का क्या गजब का सबूत है। बिना आधुनिक औजारों के, है ना? बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है। इनमें सबसे मशहूर है कसर अल फरीद, अकेला महल। हाँ, अकेला महल। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये अधूरा है और बिल्कुल अकेला खड़ा है, रेगिस्तान में जैसे कोई प्रहरी हो। ये अधूरा होना, ये क्यों खास है? क्या इसके अधूरेपन से हमें उनकी मतलब निर्माण प्रक्रिया के बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसका अधूरापन हमें शायद उनके काम करने के तरीके की एक झलक देता है। जैसे वो शायद ऊपर से नीचे की ओर तराशते थे। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि शहर का जब पतन शुरू हुआ तो इसका निर्माण बीच में ही रुक गया हो। कोई निश्चित जवाब तो नहीं, पर अंदाजे यही हैं। और फिर वहां शिलालेख भी हैं, कई अलग अलग लिपियों में, जैसे अरामी, नबातियन, लिहनाइट और बाद की थमूडिक लिपियां भी मिली हैं। ओह, कई सारी। जी, ये सिर्फ भाषाएं नहीं दिखाते, बल्कि ये बताते हैं कि वक्त के साथ यहाँ कौन कौन सी संस्कृतियां रहीं, उनके क्या रीति रिवाज थे। मतलब एक तरह से ये बहुसांस्कृतिक इतिहास का लिखित प्रमाण है। दिलचस्प। और पानी का प्रबंधन, वो तो कमाल का था। हाँ, रेगिस्तान में पानी, ये हमेशा एक चुनौती रहती है। बिल्कुल, उन्होंने हौज यानी पानी जमा करने के लिए जमीन के नीचे टैंक और कुओं का एक पूरा, क्या कहते हैं, जटिल जाल बिछा रखा था। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पानी बचाने का तरीका नहीं था। ये दिखाता है कि नबातियन सिर्फ व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि बड़े कुशल इंजीनियर भी थे। उन्होंने रेगिस्तान को अपनी मर्जी से ढाला था, तभी तो शहर इतने कठिन माहौल में फला फूला। कमाल है। अच्छा, इसका एक अहम इस्लामी संदर्भ भी है ना? कुछ स्रोतों में जिक्र आता है। जी हाँ, मदाइन साले या कुरान में जिसे हिज्र कहा गया है, उसका जिक्र थामुद समुदाय के घर के तौर पर आता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कथाओं के अनुसार उन्होंने पैगंबर साले अली सलाम की शिक्षाओं को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अल्लाह द्वारा दंडित किया गया। कुरान की आयत 7.73 इसी घटना का जिक्र करती है। हम इसे यहाँ सिर्फ एक तथ्यात्मक जानकारी के तौर पर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक पहलू है। अच्छा, अब अगर हम हाल के समय की तरफ देखें, इस जगह को दुनिया के सामने फिर से कैसे लाया गया? हाँ, तो देखिए, 19वीं सदी में पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इसे दोबारा खोजा, एक तरह से रीडिस्कवर किया। लेकिन जो असली बदलाव आया है वो हाल के वर्षों में आया है। सऊदी विजन 2030 के तहत इसने अल उला को एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल बना दिया है। हाँ, आजकल काफी इवेंट्स भी होते हैं वहाँ। बिल्कुल, अब यहाँ विंटर एट टेंटो जैसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, जहाँ संगीत, कला, इतिहास सबका संगम देखने को मिलता है। और 2008 में जो यूनेस्को की मान्यता मिली वो बहुत अहम थी। उसका क्या आधार था? हेग्रा को चुना गया उसके अद्वितीय वैश्विक मूल्य के लिए, नबातियन वास्तुकला का जो असाधारण संरक्षण वहां देखने को मिलता है, और रेगिस्तानी व्यापार और जीवन को समझने में उसका जो पुरातात्विक महत्व है उसके लिए। अच्छा,
और हेगरा के अलावा भी अलुला में काफी कुछ है देखने को, है ना? ओल बिल्कुल, जैसे कुनाना अलुला शहर है जहाँ कच्ची मिट्टी के बने पुराने घर हैं, बाजार हैं। फिर वो एलिफेंट रॉक है, हाँ, हाथी जैसी चट्टान। हाँ, वो हवा और पानी के कटाव से बनी एक कुदरती चट्टान है, बिल्कुल हाथी जैसी दिखती है। और दादान व लीहान के खंडर भी हैं। ये नबातियन से भी पहले की सभ्यताओं की निशानियां हैं। मतलब इतिहास की कई परतें हैं वहाँ। बिल्कुल, यहाँ का माहौल ही कुछ और है। वो सुनहरी चट्टानें जो सूर्यास्त में चमक उठती हैं, वो शांत खड़े मकबरे, चट्टानों पर उकेरी गई हजारों साल पुरानी कलाकृतियां जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, हाँ, वो जमाने की कहानियां कहती हैं। और वो प्राचीन रास्ते, सच में अलुला अरब रेगिस्तान के भूले हुए साम्राज्यों का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अल उला सिर्फ रेत और चट्टानें नहीं है, बल्कि नबातियन इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, प्राचीन व्यापार का केंद्र रहा है और कई संस्कृतियों का संगम स्थल भी। वो कसर अल फरीद जैसे स्मारक और उस युग की उन्नत जल प्रणालियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये एक ही जगह प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व और आधुनिक पर्यटन की महत्वाकांक्षाओं को एक साथ खुद में समेटे हुए हैं। यूनेस्को का दर्जा इसके वैश्विक महत्व को और गहरा करता है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ से जाने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। कैसे एक ही जमीन, एक ही परिदृश्य इतने अलग अलग युगों की, इतनी अलग अलग सभ्यताओं की कहानियों को अपने सीने में दफन रख सकती है? गहरा सवाल है। और आज जब हम इस विरासत को दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो इसके अतीत के सम्मान और भविष्य की जरूरतों के बीच वो संतुलन कैसे बना रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।